मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले तो आई अपोलोजाइज जो पहले वाली वीडियो थी, जो हमने लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड हाई एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर पे बना रहे थे। वो किसी टेक्निकल कारण के कारण जो ये लो एक्सटर्नल इनपुट था कंसेप्ट, वो उसमें रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो ये उस वीडियो का सेकंड पार्ट है। यहाँ पे हम जो लिसा है, लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जिसको कि लिसा भी बोल देते हैं शॉर्ट में, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पहले वाली वीडियो में देखा होगा, इसमें क्या है, हमने जैसे कि ये इसका नाम ही सुजेस्ट कर रहा है, लो एक्सटर्नल इनपुट में क्या है, हमने कम से कम यूज करना है जो एक्सटर्नल इनपुट है। तो और जो लोकल इनपुट्स होते हैं, मैक्सिमाइजेशन उसकी करनी है। ठीक है। जैसे कि हमारे जो इंडिजिनियस टेक्निकल नॉलेज हमें पता चलती है अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, हमारी सोसाइटी से, जो हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं, उसका मैक्सिमाइजेशन हमने यूज करना है। जो हमारी पहले की इंडिजीनियस टेक्निक्स होती थी, उनको इम्प्रूव करना है, अपनी जो टेक्नोलॉजी क्या है उसके साथ एडवांस करके उसको यूज करना है। तो अ, दो एक्सटर्नल इनपुट है, वो एक अल्टरनेटिव के तौर पे यूज किया जाता है। ये एक सस्टेनेबल अल्टरनेटिव है ग्रीन रेवोल्यूशन का। ठीक है। जो इसमें स्ट्रेटेजी हमें बताई गई थी इंटेंसिफिकेशन की, ठीक है, एक्सटर्नल इनपुट के यूज की, जिससे हमारे जो रिसोर्सेज थे वो बड़े ज्यादा एक्सप्लॉइट हमें देखने को मिलते हैं। और पोल्यूशन वगैरह की समस्या हमें देखने को मिल रही थी। सॉइल इरोजन हो गया, पोल्यूशन हो गया, सॉइल डिग्रेडेशन हो गया। ठीक है। प्रोडक्टिविटी का जो लो होना था, वो सारी चीजें हमें देखने को मिल रही थी, हमें फेस करने को मिल रही थी। तो इसीलिए जो लो एक्सटर्नल इनपुट है, इसका यूज करना हमने शुरू किया था। ये थोड़े से प्रिंसिपल्स होते हैं इसके। ठीक है। जैसे कि जो प्लांट न्यूट्रिशन होते हैं, नाइट्रोजन एंड अदर, ठीक है, इनका प्रॉपर रिसाइकलिंग होनी, मिनिमाइजेशन ऑफ लॉस ड्यू टू इंसेक्ट एंड पेस्ट, वो कैसे हो सकता है, वो टेक्निक्स आपको पता ही है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट से। ठीक है। जहाँ जो बायोपेस्टिसाइड्स होते हैं उनका यूज करना, और जो नेचुरल एनिमीज होते हैं, सॉरी, इंसेक्ट के, ठीक है, जैसे जो पेस्ट होते हैं उनके नेचुरल एनिमीज होते हैं, उनका हम प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। जो फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, या उनका प्रॉपर हमने मेंटेन करके रखनी है प्लांट के लिए, ताकि जो वो अच्छे से ग्रोथ कर सके। तो जो लीसा है वो क्या इंश्योर करता है, ठीक है, जो लीसा इंश्योर करता है, हमारी डेली लाइव्स होती हैं, उनकी नीड्स और जो उनका कंसर्न होता है एक फार्मर के प्रोस्पेक्टिव से, ये इन पे डिपेंड करता है। तो जो रिगार्ड्स विद लीसा, जो प्रैक्टिस होती हैं CPAR, ठीक है, वर्किंग इन फार्मिंग कम्युनिटीज फोकस ऑन, जो फोकस करती हैं, थोड़े से पॉइंट है। पहला पॉइंट है मैक्सिमाइजेशन द यूज ऑफ लोकली अवेलेबल प्लांट्स एंड ट्री स्पीशीज। इसका कहने का मतलब है, जब हम लोकली जो अवेलेबल प्लांट्स होते हैं और ट्री स्पीशीज होते हैं, वो पहले तो देखो समझने की बात है इसमें, वो पहले ही इस प्रकार से इवोल्व हो चुके होते हैं, भी उनकी ग्रोथ ही इस प्रकार से जेनेटिकली हो चुकी होती है उनमें, कि वो अपने इन्वायरमेंट में वो अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। उनमें कम से कम हम जो हमें इतनी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत तो चल पड़ती है, खैर। और जो दूसरा चीजें होती हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर वगैरह हो गया, मैन्योर वगैरह हो गया, इनकी कम जरूरत पड़ती है। तो हमें लोकली जो अवेलेबल प्लांट्स होते हैं या स्पीशीज होती हैं, वो यूज करनी चाहिए, जिससे क्या होता है, उनकी जो हमारी इनपुट है, ठीक है, वो कम हो जाती है। क्योंकि अगर हम बाहर से सीड्स मंगाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो वो सीड्स कॉस्टली मिलेंगे हमें। ठीक है। तो उन्हें ग्रो करने के लिए फेवरेबल कंडीशन हमें ग्रो करनी बनानी पड़ेगी, और उससे क्या होगा, हमारा जो खर्चा है वो वैसे ही इंक्रीज हो जाएगा। पर हमें जो इसमें क्या होता है, कम खर्चा करना होता है, कम एक्सटर्नल जो इनपुट है वो लो रखना होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, रिड्यूसिंग द यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स एंड एनर्जी सोर्सेज। एनर्जी सोर्सेज होते हैं और फ्यूल्स वगैरह होते हैं जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, उनका कम से कम हमें यूज करना चाहिए। जिससे क्या होता है, हमारा जो बैलेंस होता है, ठीक है, वो सस्टेनेबल की तरफ जाता है। हमारा जो प्लांट्स होते हैं और हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस होता है वो बना रहता है।
तो ये एक आने वाले जो जनरेशन्स होती हैं उनके लिए बड़ा अच्छा काम करेगा। फिर दूसरा पॉइंट आता है भाई, एक्नॉलेजिंग द राइट ऑफ लोकल कम्युनिटीज टू कंट्रोल एंड मैनेज द बेनिफिट्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। कई बार आप लोगों ने देखा होगा अभी जो लोकल हमारे कम्युनिटीज होती हैं, ठीक है, उनसे वो राइट्स ले लिए जाते हैं। अभी वो हमारे जो नेचुरली अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उनका वो प्रॉपरली यूज नहीं कर पाते, और अपनी जो लाइवलीहुड होती है वो भी नहीं बना पाते, ठीक है। तो उनको एक्नॉलेज करना चाहिए हमें भी, वो कैसे राइटफुली वो यूज कर सकते हैं, ठीक है, उनके राइट्स का उनको पता होना चाहिए। और कुछ वो ऐसा भी नहीं है कि ओवर एक्सप्लॉइट कर दें, ठीक है, उनको ये चीजें भी बतानी होती हैं भी हमने, आप लोग कैसे प्रॉपरली इनका यूटिलाइजेशन कर सकते हो। Ensuring that agriculture practices to help shape positive landscape and sustained life support system for small scale who rely on favorable environmental condition for their survival। देखो आप लोगों को पता ही है, जो छोटे किसान होते हैं, मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, वो डिपेंड करते होते हैं जो नेचर पे ज्यादातर। तो हमने क्या उनको एक्नॉलेज करना है और उनको एक पॉजिटिव लैंडस्केप देना है, मतलब कहने का भाव है उनको एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट हमने क्रिएट करना है। और सस्टेन स्पोर्ट सिस्टम, ठीक है, जो हम उनकी स्पोर्ट लाइफ स्पोर्ट सिस्टम होता है उनको सस्टेनेबल बनाना है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करके, ठीक है। जो कॉन्टिन्यूस यूज होता है केमिकल्स का टू ऑब्टेन हाई यील्ड, ठीक है, ये इसने क्या किया है, एडवर्स इफेक्ट डाला है जो हमारे नेचुरल है, ठीक है, एनवायरनमेंट है, एज वेल एज इकोनॉमी, ठीक है, जो फार्मर की इकोनॉमी होती है उस पर भी गलत इफेक्ट डाला है। कैसे गलत इफेक्ट डाल दिया, देखो जितना ज्यादा वो रिसोर्स जो केमिकल्स पे डिपेंडेंट होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो कई बार तो केमिकल से हमारी जो क्रॉप है वो खराब होने के चांसेस होते हैं। ऊपर से क्या है, जो उसका केमिकल का रेजिड्यू रह जाता है उससे हेल्थ जो हजार्ड्स होते हैं वो बड़े ज्यादा फेस करने को मिलते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही है जो आजकल इतनी हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, ठीक है, जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं हेल्थ में इतनी ज्यादा, छोटे छोटे बच्चों से लेके बुजुर्गों तक। तो वो कारण क्या है, कहीं ना कहीं उसका कारण जो केमिकल्स हैं हमारे फूड में आ रहे हैं, उसका रेसिड्यू आ रहा है, उसका कहीं ना कहीं कारण वो भी है, ठीक है, पोल्यूशन तो है ही है, ऊपर से वो भी है। तो जो वो केमिकल्स होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वो बड़े ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो इससे क्या होता है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है उससे वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इससे क्या होगी, इकोनॉमी जो हमारी है वो डिस्टर्ब होगी फार्मर की, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज है वो वैसे भी उसको खराब कर रहे हैं, उस पे एक डिग्रेड कर रहे हैं उनको। अगर सॉइल में उसका रेसिड्यू रह जाता है तो सॉइल डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है। सॉइल केमिकल से क्या होता है, सॉइल का टेक्सचर बिगड़ जाता है, और वो क्या करती हैं, सॉइल की जो सॉइल इरोजन होती है उसको प्रमोट करती हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों से हमें बचना चाहिए। अगर हम लो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे, लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे शिफ्ट होते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है जो हमारी यील्ड है वो भी लंबे समय में बढ़ सकती है। और इस पे क्या है जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन है वो भी कम हो सकता है, ठीक है। उससे अगर हम इस पे अच्छे से फोकस कर रहे हैं तो इससे क्या है हम हायर यील्ड भी बना सकते हैं इन लॉन्ग टर्म, ठीक है। जैसे कि हम जो अपने नेचुरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं फील्ड में उनको प्रॉपरली रिसाइकल करते रहें, ठीक है। जैसे कि हम वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, कंपोस्ट बना सकते हैं, जो ग्रीन मैन्योर्स होते हैं वो लगा सकते हैं, बड़ा मतलब बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। जैसे कि अगर हम शिफ्ट हो जाए इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट पे तो उससे क्या है, या ऑर्गेनिक मैन्योर पे, तो केमिकल्स का जो मिनिमाइज होता है उनको मिनिमाइज कर देगा। जो केमिकल का फर्टिलाइजर का यूज होता है और पेस्टिसाइड का यूज होता है उसको वो मिनिमाइज कर देगा। तो इससे क्या है जो फार्मर के लिए एक प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने का चांसेस भी है, ठीक है। ऊपर से क्या हो जाएगा, ये इकोलॉजी फ्रेंडली भी हो गया,
जो लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, वो हमें क्या सिखाता है, वो नेचुरल रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करना सिखाता है हमें। और दूसरा क्या है, उसमें हमें हेल्पफुल होता है ये जो रिसोर्स होते हैं उनको रिसाइकलिंग करने में भी इम्प्रूव, उनको इम्प्रूव करने में भी हेल्पफुल होता है। ये बेसिकली एक कंसेप्ट होता है जो हमारा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है उससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, मतलब मोस्टली मिलता जुलता है, थोड़े बहुत होते हैं इनमें थोड़े चेंजेस हैं, बट ये इनका जो मेन है काम है वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ ही जाता है। इसीलिए सस्टेनेबिलिटी ही बड़ी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सारे आगे आगे कंसेप्ट आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो हमारी जो इनपुट है वो ही बड़ी कम है, तो ऑब्वियस सी बात है हम हमारा जो प्रॉफिट शेयर है वो भी इंक्रीज कर सकते हैं हम। क्योंकि देखो अगर हम लो इनपुट करके हाई आउटपुट क्रिएट कर रहे हैं, तो देखो हमारा प्रॉफिट तो ऑब्वियसली इंक्रीज होना ही होना है। तो ये कुछ तरीके होते हैं, ठीक है, ये काम आते हैं हमारे लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में। तो जो हमारा लिसा है ये बेस्ड होता है फॉलोइंग इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पे। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल आता है क्रिएटिंग ए फेवरेबल कंडीशन फॉर ग्रोथ एंड sustenance of plant by stimulating of soil or microorganism as far as possible and adding organic matter sufficiently। तो इससे हमें पता चलता है जो फेवरेबल कंडीशन है, ठीक है, वो प्लांट से लिए भी क्रिएट की जा सकती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में होते हैं उनके लिए भी क्रिएट की जा सकती है, ताकि जो बायोडाइवर्सिटी है वो बनी रहे और वो जो प्रोसेस होते हैं, ठीक है, जो नेचुरल प्रोसेस होते हैं रिसाइकलिंग के, वो कंटिन्यू रहे। दूसरा पॉइंट आता है मेंटेनिंग न्यूट्रिएंट कंटेंट एट ऑप्टिमम लेवल इंश्योरिंग द बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द soil by nitrogen fixing, utilizing of nutrients available in the deep soil layer, promoting of recycling process and addition of external fertilizer as well necessary to complete deficient nutrients। तो इसमें ये भी बताया गया है हमने भी, पहले तो हमने क्या इंश्योर करना है, जो लेवल होता है, ठीक है, हमारे इसका न्यूट्रिएंट्स का लेवल होता है, तो उसको प्रॉपरली बैलेंस को इंश्योर करना है। फिर क्या है, जो सॉइल फिक्सेशन और नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है उसको भी इंश्योर करना है। ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अवेलेबल होने चाहिए प्लांट्स के लिए। कई बार होता है जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हम सोचते हैं वो ऊपर ऊपर रहे तो बढ़िया होता है, तो क्या होता है उससे जो प्लांट्स होते हैं वो उनका रूट सिस्टम प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता। तो इसीलिए प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होने चाहिए, डीप लेयर में भी होने चाहिए और अपर लेयर में भी होने चाहिए इसके लिए। ठीक है, जो प्रोसेस होता है रिसाइकलिंग का उसको हमें प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, प्रोसेसेस होते हैं उनको प्रमोट करेंगे तो भी आने वाले सीजन के लिए सॉइल फर्टिलिटी बनी रहेगी ना। तो और क्या कर सकते हैं हम, अगर मान लो डेफिशिएंसी हमें तब भी देखने को मिलती है प्लांट्स में, तो हम ऑप्टिमम लेवल पे जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजर वगैरह होते हैं वो भी डाल सकते हैं, बट थोड़ी सी लिमिटेड अमाउंट में, जितनी की प्लांट को जरूरत है, एक्स्ट्रा नहीं डालना हमने ज्यादा। थर्ड पॉइंट आता है कंट्रोलिंग द माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशन टू मिनिमाइज लॉस ऑफ रिसोर्सेज ड्यू टू सनलाइट एयर एंड वाटर। ठीक है, जो हमारा माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल करना है, मिनिमाइजिंग जो लॉस होता है रिसोर्सेज का ड्यू टू सनलाइट एयर एंड वाटर। ठीक है, इनके कारण भी भाई कई बार हमारे रिसोर्सेज का लॉस हो जाता है, उसको भी हमने कंट्रोल करना है। यूज ऑफ बायोलॉजिकल एंड मैकेनिकल मेथड टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन आप लोगों को मैंने पहले भी लेक्चर में बोला था, जो सॉइल इरोजन है बड़ी खतरनाक चीज होती है जो फार्मिंग में। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम बायोलॉजिकल तरीके भी अपना सकते हैं, मैकेनिकल मेथड्स भी अपना सकते हैं। ठीक है, इसको पर कंट्रोल में लाना ही होगा हमें। मिनिमाइजिंग लॉस ऑफ रिसोर्सेज कॉज्ड बाय पेस्ट एंड डिजीजेस। जो पेस्ट और डिजीजेस होते हैं ये एक मेजर पोर्शन खराब कर देते हैं हमारी जो प्रोडक्शन का, क्रॉप किसी भी क्रॉप में। तो इनको कंट्रोल करना, इनका लॉस जो होता है उसको मिनिमाइज करना बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है हमारे लिए, ताकि हमें ज्यादा मतलब प्रोडक्शन की जरूरत ना पड़े। ठीक है, अगर हमारा जो लॉस है वो कम हो जाएगा एक फार्मर का, ऑब्वियस सी बात हमारे पास वो प्रोडक्शन पहले ही होगी, अवेलेबल होगी।
अगर मान लो 100 में से 5% या 10% कम किसी वजह से, डिजीजेज की वजह से या पेस्ट की वजह से हमारी क्रॉप खराब हो रही है, अगर हम उसको कंट्रोल कर लें किसी हद तक, तो हमारा 5-10% तो वैसे ही इंक्रीज हो गया। और ऊपर से क्या हो गया, हमारा जो खर्चा है वो डिक्रीज हो गया, क्योंकि अगर हम पेस्टिसाइड वगैरह बाहर के ना यूज करें, ठीक है, हमारे जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है वो अपनाए, तो हमारा खर्चा तो ऑब्वियसली हमारा पहले से नहीं कम हो गया। Integration of pest control methods given priority to natural biological control of pest by natural enemies on the principle that prevention is better than eradication। तो इससे क्या होता है, जो प्रिंसिपल है, ठीक है, भी हमें प्रिवेंशन जो है एक बेटर क्योर होता है, ठीक है। तो इससे क्या है, हम जो इंटीग्रेशन पेस्ट कंट्रोल होता है, जैसे कि नेचुरल जो उसके बायोलॉजिकल एनिमीज होते हैं वो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए। तो इससे क्या होगा, हमारा एक तो केमिकल्स पे हम जो डिपेंडेंट हो रहे हैं वो कम हो जाएगा, हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी केमिकल्स पे। और ऊपर से क्या है, ये क्रॉप के लिए भी बेनिफिशियल है और हमारे लिए इकोनॉमिकली बड़ा ज्यादा बेनिफिशियल है। इकोनॉमिकली भी बेनिफिशियल है और हेल्थ वाइज भी ये बड़ा ज्यादा बेनिफिशियल है। प्रमोटिंग बायोडाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी होती है उसको हमने प्रमोट करना है, क्योंकि इससे ही हमारे जो जेनेटिक सोर्सेज होते हैं, ठीक है, वो बरकरार रहेंगे। जेनेटिक सोर्स बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट ब्रीडिंग में। तो प्लांट ब्रीडिंग जहाँ पे होगी तभी हम कोई ना कोई नई खोज कर पाएंगे ना, तो ये बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Stimulating synergetic and symbiotic condition between plants to plant and plants to animal, ठीक है। तो इससे क्या है, जो synergetic conditions होती हैं वो स्टिमुलेट करती हैं plants to plants and animals to animals। फिर ऑब्जेक्टिव है भाई कुछ जो लीसा के होते हैं, ठीक है, टू मेंटेन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड ऑप्टिमम लेवल यूज एक्सटर्नल इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट। तो इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा, जो मेंटेनिंग ए लिविंग, फर्स्ट पॉइंट है इसका मेंटेनिंग ए लिविंग सॉइल, क्रिएटिंग ए बायोडाइवर्सिटी, तो थर्ड पॉइंट है साइक्लिंग ओवर सोर्स, फोर्थ आता है नेचुरल पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका वो बताया गया है, जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं सॉइल के, उनको मेंटेन करना होता है। द क्लाइमेट ऑफ द क्लाइमेट, एनिमल्स, प्लांट्स एंड जो ह्यूमन बीइंग है इन्फ्लुएंस करते हैं केमिकली, बायोलॉजिकली, और करेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं सॉइल के उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, तो इसको हमने कंट्रोल में रखना है। Adequate amount of water, air, and nutrients in the soil is essential to maintain crop production and sustainable level। ये तो आप लोगों को पता ही है, ये तो कॉमन सी बात है, ठीक है। Favorable soil structure is essential to retain water, nutrients, and growth of roots। जो देखो फेवरेबल स्ट्रक्चर होता है सॉइल का, ये बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो रूट सिस्टम होता है स्पेशली उसमें, ठीक है। जैसे कि रूट सिस्टम जितना वेल डेवलप होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, पहले तो वो सॉइल इरोजन को ही प्रिवेंट करेगा, सबसे बड़ी बात, ठीक है। ऊपर से क्या है, वो न्यूट्रिएंट्स अच्छे से ऑब्टेन कर पाएगा सॉइल में से, तो उसको ज्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए जो सॉइल स्ट्रक्चर होता है ये बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द सॉइल टेम्परेचर शुड एग्जिस्ट टू मेंटेन लिविंग सॉइल, ठीक है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सॉइल में, उनके लिए भी सॉइल टेम्परेचर एक मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। ये बात हमेशा आप लोग ध्यान में रखोगे। द सॉइल कंटेन क्ले, ग्रेवल, एयर, वाटर, माइक्रो ऑर्गेनिक मैटर एंड ह्यूमस, ये सभी चीजें कंपोनेंट्स होते हैं सॉइल के, ये भी कंटेन करनी चाहिए, ठीक है, ताकि जो सॉइल की इम्प्रूवमेंट है वो अच्छे से हो सके। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो सॉइल के लिए बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है सॉइल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो माइक्रोफ्लोरा माइक्रोफोना होते हैं, ये बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिकम्पोजिशन में भी। और क्या है, जो हमारे साइकिलिंग होते हैं न्यूट्रिएंट्स की, इनमें ये बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। मेसोफोना हो गया, नेमाटोड्स आ गए जिसमें, और माइक्रो एनिमल्स आ गए,
मैक्रो एनिमल्स आ गए जिसमें टर्माइट्स, रैट्स वगैरह ये चीजें होती हैं। फिर आ गया भाई एप्लीकेशन ऑफ सॉइल एनरिचमेंट एंड कंजर्वेशन। जो सॉइल को हमने एनरिच कैसे करना है, ठीक है, वो चीज़ बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं अगर वो हमारी सॉइल में से चले जाते हैं तो हमारे जो प्लांट्स हैं वो कैसे ग्रो करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है उनके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी फार्म की जो ग्रोथ होती है, जो हमारा प्लांट्स की ग्रोथ होती है उनके लिए। जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रॉपरली रिसाइकल होते रहने चाहिए, ठीक है, सफिशिएंट क्वांटिटी होनी चाहिए, जो प्रमोट करें नेसेसरी होती हैं और प्रमोट भी करती हैं रैपिड ग्रोथ ऑफ प्लांट, ठीक है। एंड जो सॉइल की फर्टिलिटी है अगर वो अप रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है जो प्लांट जो उसमें ग्रो करेंगे तो वो भी एक अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ ग्रीन मैन्योर, जो ग्रीन मैन्योर्स हम लगा सकते हैं, ठीक है, वो बड़ा ज्यादा एक रोल अच्छा प्ले करते हैं, क्योंकि वो केमिकल फर्टिलाइजर पे हमारी जो डिपेंडेंसी है उसको खत्म कर देते हैं। ये एक कन्वेंशनल मेथड है एग्रीकल्चर का, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, एनरिच करता है सॉइल को, ठीक है। ये बेसिकली जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्रोवाइड करता है, जिससे कि जो सॉइल होती है उसको भी कोई नुकसान नहीं होता, और ये ऊपर से न्यूट्रिएंट्स उसको ऐड करता है, ठीक है। और जो आने वाली क्रॉप्स होती है उनको एक अच्छा मतलब न्यूट्रिएंट बेस प्रोवाइड करता है ग्रो करने के लिए। एनिमल वेस्ट होता है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना। देखो किसी का वेस्ट किसी के लिए गोल्ड हो सकता है, जो एनिमल्स का वेस्ट है अगर हम प्रॉपरली उसको डिकम्पोज करके कंपोस्ट बना के, ठीक है, या वर्मी कंपोस्ट के रूप में अगर हम सॉइल को प्रोवाइड कराते हैं तो वो उस सॉइल के लिए तो वो एक गोल्ड है बिल्कुल, क्योंकि उसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बड़ा ज्यादा एफिशिएंट रोल प्ले करते हैं। तो एनिमल की वेस्ट को हमने प्रॉपरली डिकम्पोज करके सॉइल को प्रोवाइड कराना है, ताकि जो उसमें ऑर्गेनिक मैटर की क्वांटिटी होती है वो भी बढ़ सके, और वो क्या है सॉइल का टेक्सचर भी इम्प्रूव करते हैं। तो सॉइल का टेक्सचर आप लोगों को पता ही है बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये सभी चीजें मेंटेन करती है। कल्टीवेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट, जो लेग्यूम क्रॉप्स होते हैं स्पेशली, ठीक है, ग्रीन ग्राम हो गया, काउपी हो गया, सोया हो गया, ग्राउंडनट हो गया, बीन्स हो गए, ये बड़े ज्यादा अच्छा मतलब रोल प्ले करते हैं उसके नाइट्रोजन फिक्सेशन में। तो इन चीजों की जो हमने मतलब कल्टीवेशन करनी है हमारे फील्ड में, तो उससे क्या होता है, उससे जो आने वाली क्रॉप्स होती हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ये तो देखो इनके अपना प्रोसेस है। बट जो ये हेल्पफुल कैसे होते हैं, ये आने वाली क्रॉप के लिए बड़ा ज्यादा एक लाभदायक होते हैं, नाइट्रोजन फिक्स कर देते हैं, और जो प्लांट होते हैं वो आने वाली क्रॉप होती है वो उसको ऑब्जॉर्व कर लेती है और वो अच्छे से ग्रो कर पाती है, ठीक है। तो ये क्रॉप्स की कल्टीवेशन भी बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें जो नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट होते हैं स्पेशली जो लेग्यूम क्रॉप्स होते हैं उनका भी कल्टीवेशन हमें करनी चाहिए। कंपोस्ट फर्टिलाइजर, जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले ही बताया, जो कंपोस्ट फर्टिलाइजर होते हैं वो कैसे भी बन सकते हैं, ठीक है। वो डिकम्पोजिशन से बनते हैं, बेसिकली जो प्लांट्स के रेसिड्यू होते हैं जो और एनिमल्स के रेसिड्यू होते हैं, वो जैसे कि मान लो बोन मील से भी बन सकते हैं, प्लांट के रेसिड्यू से भी बन सकते हैं, काऊ के डंग में से भी बन सकते हैं, ठीक है। तो उनका मिक्सचर से भी बन सकते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कि पोल्ट्री की जो मैन्योर होती है वो भी यूज की जा सकती है। ऐसे करके उनको प्रॉपरली डिकम्पोज करके या उसको कंपोस्ट बना लेते हैं, उनको वर्मी कंपोस्ट के जरिए उनको डिग्रेड डिकम्पोजिशन उनकी शुरू कर देते हैं, और जब प्रॉपरली वो डिकम्पोज हो जाती हैं तो उनको सॉइल में डाला जाता है, जिससे क्या होता है जो वो एक उनकी ग्रोथ होती है उनमें बड़ा ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। ऊपर से क्या होता है वो सॉइल में एनरिचमेंट भी करते हैं और ऑर्गेनिक मैटर भी प्रोवाइड करते हैं, सॉइल की जो टेक्सचर होता है उसको भी बड़ा ज्यादा अच्छे से बढ़ा देते हैं, और
इससे कि प्लांट की ग्रोथ है वो ज्यादा मतलब हो सकती है। ऊपर से उनका काम क्या है, जो ऑर्गेनिक इनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो फर्दर मतलब मान लो हमने डाल रखे हैं, ठीक है, ये कंपोस्ट तैयार कर रखी है, तो उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लांट के लिए तो मतलब हेल्पफुल होते हैं, बट जो दूसरी चीजें होती हैं लाइक जो प्लांट का रेसिड्यू होता है, उनको वो डिकम्पोज करने में भी हेल्पफुल हो सकते हैं आगे जाके, ठीक है, तो उनको प्रॉपरली हमें यूटिलाइज करना है। फिर आता है भाई हमारा कंजर्विंग सॉइल सोर्सेज, ठीक है। जो सॉइल होती है ये एक बड़ा अच्छा रोल प्ले करती है प्लांट की ग्रोथ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट ही सॉइल होती है, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, पार्टिकल्स होनी चाहिए, एयर भी होनी चाहिए, थोड़ी बहुत मॉइस्चर होना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, ह्यूमस होनी चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होने चाहिए, ठीक है। ये सभी चीजें सॉइल की जो हेल्थ होती है उसको मेंटेन रखते हैं। सॉइल का टेक्सचर अच्छा होना चाहिए, जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले बताया, उसकी रूट सिस्टम को हेल्पफुल होता है ग्रो करने में। फिर आता है भाई मल्चिंग। मल्चिंग एक आप लोगों को पता ही है, वो मल्चिंग में क्या होता है, एक कवर कर देते हैं हम सॉइल को। बेसिकली ये ह्यूमिडिटी होती है जो सॉइल में मॉइस्चर लेवल होता है, उसको मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। और इससे क्या है, जो वीड है वो भी कंट्रोल हो सकते हैं, मॉइस्चर तो इससे कंट्रोल होना ही होना है। और जो फर्टिलिटी होती है ये उसमें भी कई बार हेल्पफुल होती है, ठीक है। बेसिकली इसका मेन काम क्या है, जो सॉइल का मॉइस्चर होता है उसको कंट्रोल करना। ये प्लांट्स का हम भी यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। और जो नॉन लिविंग मैटर होता है, मटेरियल्स होता है, उसका भी हम यूज कर सकते हैं एज ए मल्च। तो ये बड़े ज्यादा डिफरेंट मेथड्स होते हैं मल्चिंग के लिए भी। जैसे कि जो पैडी स्ट्रॉ होती है उसका यूज भी किया जा सकता है मल्च के लिए। और जो एग शेल्स होते हैं कई बार उनका यूज भी करते हैं हम। और बहुत से तरीके होते हैं जैसे कि शीट्स वगैरह होती हैं, ठीक है, उनका भी यूज किया जा सकता है मल्चिंग के लिए। फिर आता है भाई कवर क्रॉप्स। कवर क्रॉप्स क्या होते हैं, जो बेसिकली कवर फील्ड को कवर करने के लिए ग्रो किए जाते हैं, जिससे कि कोई उनकी जो फर्टिलिटी है उसको भी नुकसान ना हो। और दूसरी क्या बात है, जो सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उसको भी टैकल किया जा सकता है इससे। तो वो चीजें भी ग्रो करनी चाहिए हमें। जो गुड कवर क्रॉप्स है उनके स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं भी, उनका क्या होने चाहिए। कन्विंसिंग कल्टीवेशन हैविंग हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होनी चाहिए। एबिलिटी टू कवर द सॉइल सरफेस रैपिडली, जल्दी से जल्दी जो सॉइल का सरफेस है उसको रैपिडली कवर किया जा सके। देखो जब फील्ड मतलब फ्री रहता है ना, तो भी वो नुकसानदायक है, क्योंकि उसमें एक्टिव माइक्रोबियल एक्टिविटीज होती हैं वो कम हो जाती हैं जब हम प्लांट नहीं उसमें ग्रो करते, क्योंकि प्लांट का जो रेसिड्यू होता है वो उससे ही उन्होंने न्यूट्रिशन दोबारा जनरेट करना होता है। तो अगर हम उसको फ्री छोड़ देंगे, बिल्कुल ही फ्री छोड़ देंगे बहुत लंबे समय तक, तो उसकी सॉइल फर्टिलिटी खत्म होने के चांसेस भी होते हैं, क्योंकि उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटीज कम हो जाती है, ना ही उसमें कोई फर्टिलाइजर जाता है, ना ही उसमें डिकम्पोजिशन होती है किसी प्रकार की, ना ही कुछ मतलब और एक्टिविटीज होती है। तो इसके कारण क्या होता है, अगर उसका टेक्सचर बिगड़ जाता है, ऑर्गेनिक मैटर नहीं आता उसमें, तो उसका टेक्सचर अगर बिगड़ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है सॉइल इरोजन प्रमोट होगा। सॉइल इरोजन तो बड़ा ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि सॉइल इरोजन में क्या होता है भाई, जो उसकी टॉप मोस्ट लेयर होती है, बेसिकली उसकी टॉप मोस्ट लेयर रिमूव हो जाती है। जो मोस्ट ऑफ न्यूट्रिशन होता है हमारा, ठीक है, वो हमारी टॉप मोस्ट लेयर्स में ही होता है। अगर किसी वजह से हमारा सॉइल इरोजन वो प्रमोट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो हमारे लिए हानिकारक है, इसीलिए हम कवर क्रॉप्स का यूज करते हैं। फिर आ गया अभी दूसरा पॉइंट इसका, एबिलिटी टू कम्पीट विद वीड्स। वीड्स आप लोगों को पता ही है, देखो वो बड़ी फास्टली ग्रोथ करते हैं, इनकी ग्रोथ स्पीड होती है बड़ी ज्यादा, ये हार्ड होते हैं, ठीक है, मतलब ये बड़ा ज्यादा किसी भी हार्ड क्लाइमेट में भी ग्रो कर जाते हैं वीड्स। तो इनको compete करने की उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए। एबिलिटी टू प्रोवाइड डेंस मल्च, एक डेंस मल्च प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन, इनमें नाइट्रोजन फिक्स भी करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। इसमें हम जो लेग्यूम क्रॉप्स होती हैं उनका भी यूज हम कर सकते हैं। Interacting as a host plant to pest and disease of the main crop,
ठीक है। मेन क्रॉप पे इनका कोई भी मतलब जो होते हैं ये डिजीज के रूप में या पेस्ट के रूप में ये हार्मफुल ना हो। टॉलरेंट टू शेड, अगर मान लो किसी जगह शेड आ भी रही है तो उसके लिए भी टॉलरेंट होने चाहिए। एबिलिटी टू प्रोड्यूस सीड फॉर नेक्स्ट कल्टीवेशन, जो नेक्स्ट कल्टीवेशन है, ठीक है, उसके लिए भी ये सीड्स प्रोड्यूस कर सके। तो ये कुछ एग्जांपल है कवर क्रॉप की। फिर आते हैं हमारे एलाई क्रॉपिंग फार्मिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो एनुअल क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, और सीजनल क्रॉप्स होती हैं, इनके बीच में मतलब हम रोज लगा सकते हैं, ठीक है, ट्रीज और शब्स की, या जो लीग्यूम्स क्रॉप्स होती हैं उनका भी लगा सकते हैं, जो कि एक देखो विंड ब्रेकर का काम भी करते हैं, फ्यूल वुड भी प्रोवाइड करते हैं। मतलब इनका एक साथी क्रॉप बोल सकते हैं, जो हमारी सीजनल क्रॉप्स होती हैं या हमारी एनुअल क्रॉप्स होती हैं, इनका एक साथी भी बोल सकते हैं, जो एक कॉम्प्लीमेंट्री इनको हमें फार्मर को, एक एज ए फार्मर हमें हेल्पफुल हो और क्रॉप के लिए भी नुकसानदायक ना हो सके। ड्राई पीरियड में जैसे कि आप लोगों को पता है ट्रीज और शब्स शेड्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और माइक्रो क्लाइमेटिक जो कंडीशन होती है उसको मेंटेन करने में भी ये बड़े ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। फिर आते हैं भाई करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होने चाहिए। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ट्रीज एंड शब्स ऑफ इन एलाई क्रॉपिंग, तो इसमें फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स आता है हमारा रैपिड ग्रोथ। रैपिड ग्रोथ इनकी अच्छे से जल्दी ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है। रैपिड रीग्रोथ आफ्टर प्रूनिंग, जो प्रूनिंग के समय के बाद, ठीक है, आप लोगों को पता ही है प्रूनिंग प्रैक्टिस के बारे में। तो उसके ग्रोथ के बाद जो उनकी मतलब प्रूनिंग के बाद इसकी जो ग्रोथ है वो भी जल्दी होनी चाहिए। एबिलिटी टू प्रोवाइड मोर ऑर्गेनिक मैटर एट लीस्ट 5 टन ऑफ बायोमास पर हेक्टेयर पर प्रून if the tree and shrub are planted in the space of 4 to 5 meter between rows and 0 to 5 meter इन द रो। तो इसका कहने का मतलब है मोर ऑर्गेनिक मैटर जो प्रोवाइड करता होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए भी वो ऑर्गेनिक मैटर प्रॉपरली जो उसकी कैपेबिलिटी है वो प्रोवाइड ही ना कर सके। एबिलिटी होनी चाहिए भाई नाइट्रोजन फिक्सेशन की भी, ठीक है। सुटेबल ट्रीज एंड श्रब फॉर अलाई क्रॉपिंग, अलाई क्रॉपिंग के लिए जो होते हैं सुटेबल, उसकी एग्जांपल दी गई है, आप लोग देख सकते हो। फिर मल्चिंग की एडवांटेज बताई गई है। क्रिएट बायोकेमिकल एंड फिजिकल चेंजिंग इन सॉइल, जो बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं और फिजिकल चेंजेस होते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर चेंजेस हो गया और केमिकल जो उसमें होते हैं, ठीक है, प्रोवाइड होते हैं, उसमें चेंजेस करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। स्टिमुलेट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होना चाहिए। कंजर्व सॉइल मॉइस्चर, जो सॉइल मॉइस्चर है इसमें बड़ा ज़्यादा ये मेनली इसी के लिए यूज होता है, ठीक है, कंजर्व करना पॉसिबल होना चाहिए। मल्चिंग जो हम कर रहे हैं, रिड्यूस रन ऑफ एंड विंड इरोजन, जो विंड इरोजन से जो हमारा न्यूट्रिएंट लॉस होता है सॉइल का, ठीक है, वो कम होना चाहिए, और जो रन ऑफ होता है वो भी कम होना चाहिए। रिड्यूस इवेपोरेशन एंड फैसिलिटेट इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू सॉइल, अगर मान लो पानी आ तो सके पर जा ना सके, ठीक है, इवेपोरेशन रिड्यूस हो, इनफिल्ट्रेशन फैसिलिटेट हो सके, ठीक है, ये पॉसिबल कंडीशन होनी चाहिए इसमें। फिर आता है हेल्प टू मेंटेन सॉइल टेम्परेचर एट ऑप्टिमम लेवल, ठीक है। जो सॉइल का टेम्परेचर है भाई, कई बार क्या होता है जब सॉइल का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है तब भी सॉइल के लिए बड़ा ज्यादा हानिकारक हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, वो भी कंट्रोल में रहना चाहिए सारा चीजें, इसीलिए मल्च का हम यूज करते हैं। कंट्रोल वीड, अगर देखो भाई मल्च हमने की हुई है, वीड कैसे ग्रो करेंगे। वीड से क्या होता है भाई, वीड का मतलब ग्रोथ करने का सिस्टम क्या होता है, उनके सीड्स होते हैं वो बड़े ज्यादा लाइट होते हैं, लाइट इन वेट होते हैं, ठीक है। वो क्या होता है विंड के साथ ट्रेवल करना शुरू कर देते हैं, अगर जब वो कंटेक्ट में आते हैं हवा के, तो जब यहाँ यहाँ पे वो गिरते हैं तो पॉसिबली वहां पे वीड ग्रो होने का खतरा हमें हो जाता है। अगर मान लो वो उस सॉइल के कांटेक्ट में ही ना आ सके, ठीक है, अगर हमने मल्चिंग की हुई है तो ऑब्वियस सी बात है जो सीड्स होते हैं वो हमारे मल्च के ऊपर ही रह जाएंगे, तो इससे क्या होगा, वीड कंट्रोल करने में हेल्पफुल होगा। अगर मान लो उसके नीचे भी कोई ग्रो कर रहा है वीड,
पॉसिबली अगर पहले का कोई वीड सीड पड़ा हो या कोई पार्ट पड़ा हो, कई बार होता है, ठीक है, तो वो ग्रोथ कर रहा है, मान लो कि, किसी ना किसी तरह वो मल्च के नीचे आ गया, उसको प्रॉपरली लाइट नहीं मिलेगी, वो कैसे ग्रो कर पाएगा, वो वहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीड कंट्रोल करने में भी बड़ा ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने बताया जो ऑर्गेनिक मल्च होता है वो सॉइल स्ट्रक्चर इम्प्रूव करने में भी हेल्पफुल होता है। जो कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है ये उसमें भी बड़ा हेल्पफुल हो सकता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, हाई इनपुट जो एक्सटर्नल हाई एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर है और लो एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर है, उसके बारे में भी हमने पढ़ा। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, देखो टाइम के हिसाब से हमारी प्रायोरिटीज चेंज होती रहती हैं। किसी समय हमारी प्रायोरिटी थी जो हाई एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर, जिसको कि ग्रीन रेवोल्यूशन का लेबल भी लग गया। ठीक है, हमारी किसी तरह किसी टाइम पे वो प्रायोरिटी थी, ये बात मानने वाली है, इस पे हम आर्ग्यू नहीं कर सकते। उस टाइम हमें क्वांटिटी की जरूरत थी क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा ग्रो कर चुकी थी और सोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है। ठीक है, तो आज के टाइम में क्या है, हमारे पास इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, तो हम और हमारे जो पहले के हमारे तरीके थे, इंडिजीनियस तरीके हैं, उनके साथ कन्वेंशनल तरीके हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करके हम आने वाले टाइम में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ मूव करें तो बेटर होगा, क्योंकि उससे क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ मेंटेन हो सकते हैं। पॉसिबल ही है, ये कोई मतलब फिलॉसफी वाली बात नहीं है, ये पॉसिबल है, बिल्कुल हो सकते हैं, ये पॉसिबल है बिल्कुल। ठीक है, तो सभी आप लोगों को एक और बेनती है, जो हमारी हम अनसाइंटिफिक वे से तरीके होते हैं उनको हमें डिस्करेज करना चाहिए प्रॉपरली। ठीक है, जो रूल्स आते हैं गवर्नमेंट के उनका भी हमें फॉलो करने चाहिए। कई बार जो आते हैं ना खेती बाड़ी को लेकर रूल्स, उनको हमें प्रॉपरली दो जो लोग होते हैं हमारे, ठीक है, जो हमारे फार्मर्स होते हैं उनको भी हमें एजुकेट करना चाहिए, कैसे हम पॉसिबली अपने रिसोर्सेज जो होते हैं उनको प्रॉपरली यूटिलाइज करके हम जो डिपेंडेंसी है केमिकल्स पे उसको कैसे हम कम कर सकते हैं। ठीक है, तो लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है हमारे लिए फार्मिंग करने का, तो इसको ज्यादा से ज्यादा हमें प्रमोट भी करना चाहिए। तो थैंक यू, आज का लेक्चर होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। यहाँ पे हम लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू।